हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 25वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 24 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर थे, उन लेक्चर्स में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 14 स्टार्ट किया था। देखो, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सर टाइप नंबर 14C। इसका मतलब जो परसेंटेज का टाइप 14 था, 14 टाइप था, उसके 3 पार्ट हो गए। 2 पार्ट हम पहले करा चुके हैं, आज है ये तीसरा पार्ट है। तो हम इस पार्ट में क्या समझेंगे कि देखो, अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे इस टाइप 14 से, वो केवल 2 वेरिएबल पर चल रहे थे। हम बात कर रहे थे, अगर पास और फेल की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 सब्जेक्ट ले रहे थे, कोई 2 सब्जेक्ट। और यदि हम खाने पीने की बात कर रहे थे तब भी हम कोई 2 वेरिएबल पर काम कर रहे थे। लेकिन अब हम इस टाइप में 3 वेरिएबल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 भोज्य पदार्थ हैं, खाने के हमारे पास 3 पदार्थ हैं। अब इन 3 पदार्थों को पसंद करने वालों का वेन डायग्राम बनेगा। या फिर समझ लीजिए कि 3 तरह के जानवर हैं, इनको पसंद करने का वेन डायग्राम बनेगा। तो अब हम बात करेंगे 3 वेरिएबल पर। तो 2 वेरिएबल के हमने बहुत सारे सवाल किए थे पिछली 2 क्लासेस में, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं मैंने बिल्डअप किया है। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं कि आखिरकार 3 वेरिएबल पर किस तरह से सवाल बन सकता है। तो देखो, यहाँ पर हमने दिखाया है एक वेरिएबल ए है, एक बी है और एक सी है। हम ये मानते हैं कि सर ए बी सी ये 3 भोज्य पदार्थ हैं, कुछ खाने वाले पदार्थ हैं जिनको लोग पसंद करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, सर यहाँ पर मैंने कलर्ड कर रखा है। ये वाला जो लाल कलर से आप दिख रहे हो, आपको यहाँ जो लाल कलर से दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? सर ये वो पार्ट है जो ए के गोले में भी आता है, और ये पार्ट बी के गोले में भी आता है, और ये पार्ट सी के गोले में भी आता है। इसका मतलब ये है कि सर अगर कोई व्यक्ति इस लाल वाले पार्ट पर बैठेगा तो इसका अर्थ ये होगा कि उसको ए, ये भोज्य पदार्थ है, ये भी पसंद है, उसको बी भी पसंद है और उसको सी भी पसंद है। तो इसका मतलब 3 भोज्य पदार्थ हैं, तीनों को तीनों पसंद हो गए यहाँ बैठने वालों को। तो हम यहाँ की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उस इसका मतलब है सर उसको तीनों भोज्य पदार्थ पसंद हैं, वह तीनों भोज्य पदार्थों को खाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये तो सर कॉमन वाला पार्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं सर, ये केवल ये वाला बाहर वाला पार्ट, ये जो डॉटेड पॉइंट से मैंने दिखाया है, तो अगर हम केवल इस वाले पार्ट की बात करें, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये केवल ये वाला जो डॉटेड वाला मैं दिखा रहा हूँ, केवल इतना, केवल इतने की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है? केवल ए। मतलब यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वो केवल एक भोज्य पदार्थ को पसंद करता है, वो भी कौन सा है? ए। तो हम कहेंगे केवल केवल ए। इसका मतलब है केवल ए को पसंद करने वाले लोग इसमें बैठेंगे, इस वाले में, ये जो एरिया है। और अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर कौन बैठेगा, तो यहाँ पर बैठेंगे, ये जो एरिया मैंने दिखाया है, ये वाला आपको ये डॉटेड पॉइंट से दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है, सर इस वाले एरिया में जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसको मात्र बी भोज्य पदार्थ पसंद है, वह केवल बी खाना पसंद करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे केवल केवल बी, केवल बी, केवल बी पसंद करने वाले कहाँ बैठेंगे? सर इस वाले एरिया में बैठेंगे, इस वाले एरिया में अगर वो बैठाएंगे उनको, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, ये जो पार्ट है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, डॉटेड पॉइंट से दिखाया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में कौन बैठेगा? तो हम कहेंगे सर इस एरिया में बैठेंगे केवल सी, केवल केवल सी। मतलब इस एरिया में जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसको केवल सी भोज्य पदार्थ पसंद है, वह केवल सी खाना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पर ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, इस वाले हिस्से में कौन बैठा होगा। देखो यहाँ पर हम इस लाल वाले को अभी छोड़ दें, केवल हम बात करें सर ग्रीन वाले की। यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा वह केवल, उसके पीछे लगाना पड़ेगा हमको, केवल केवल ए और सी का है। केवल ए और सी का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को केवल ए और सी पसंद है, इसका अर्थ है कि उसको बी पसंद नहीं होगा। इसलिए ये लाल वाला पार्ट ये छोड़ दूंगा, केवल मैं इस ग्रीन वाले की पार्ट की बात करता हूँ। तो इस ग्रीन वाले पार्ट में जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसको केवल ए और केवल सी,
केवल ए और सी पसंद होगा खाने में, उसको ये बी पसंद नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो है केवल केवल ए और, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा दूर, केवल केवल ए और सी। यहाँ पर जो बैठा व्यक्ति होगा उसको केवल ए और केवल सी पसंद है, केवल इन, यहाँ बैठा व्यक्ति इन दोनों को पसंद करता है। अब हम बात करते हैं सर ये वाला ग्रीन पार्ट होगा, ये वाला जो ग्रीन हिस्सा है इसमें बैठा हुआ व्यक्ति किस किस चीज को पसंद कर रहा होगा, उसके आगे भी लगेगा केवल, केवल बी और सी, केवल बी और सी। तो इसका हम मतलब है यहाँ पर लिखेंगे केवल बी और सी, केवल बी और सी पसंद होगा यहाँ पर बैठे। एक काम करते हैं इसको हम उधर खींच लेते हैं, केवल बी और सी, यहाँ पर ये हो गया, केवल बी और सी पसंद है यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को। अगर हम बात करें सर इस वाले ग्रीन पार्ट की, तो इस वाले ग्रीन पार्ट में जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसको क्या पसंद होगा, उसको पसंद होगा केवल ए और बी, उसको सी पसंद नहीं होगा। केवल लगाने का मतलब है सर, केवल मैंने लगाया है ए और सी के, से ए और सी के आगे लगाया है, इसका मतलब इसको दो ही चीजें पसंद होंगी, तीसरी फिर पसंद नहीं है। और कौन सी पसंद है, ए और सी पसंद है। मैंने यहाँ पर लगाया है केवल बी और सी, तो इसका मतलब यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा उसको बी पसंद है और सी पसंद है, वह ए को पसंद नहीं करता है। ये अगर हम बात करें सर इस वाले ग्रीन पार्ट की, इस वाले ग्रीन पार्ट की बात करें, ये वाला जो ग्रीन हिस्सा है, तो इसमें क्या है, यहाँ बैठा व्यक्ति केवल ए और बी को पसंद करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं केवल केवल ए और बी, केवल ए और बी को पसंद करने वाले यहाँ बैठेंगे, केवल ए और सी को पसंद करने वाले इस ग्रीन पार्ट में बैठेंगे। ये जो लाल कलर से मैंने पार्ट दिखाया है, चलो लाल कलर से पार्ट दिखा रहा हूँ, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ सर ये क्या है। ये जो है यहाँ कहेंगे ए कोमा बी और सी पसंद करने वाले, पसंद, चलो इतना हम इतना ही लिखते हैं, ए कोमा बी और सी, इन तीनों को पसंद करने वाले कहाँ बैठेंगे सर, बैठेंगे बीच में। यहाँ बीच में जो भी नंबर लिखा होगा वह तीनों को पसंद करता है। यहाँ ग्रीन पार्ट में बैठा होगा वह केवल ए और सी को पसंद करता है। देखो अगर मैंने यहाँ शब्द लगाया है, मैं देखो यहाँ मैं सब एक सवाल लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूं केवल केवल ए और सी, तो इसका अर्थ क्या है सर, इसका ये हमने केवल लगाया है, तो सर केवल का अर्थ है कि केवल ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वाला, मतलब थोड़ा सा मैं इसको इस हिस्से को यहाँ निकाल रहा हूँ, ये हिस्सा कुछ ऐसा है, ये हिस्सा कुछ ऐसा है, ये अब ये पूरा नहीं बन पाया है सही, लेकिन आप समझना कि मैंने ये वाला हिस्सा निकाला है, ये वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया है। तो हमें ये समझ में आ गया ये जो पार्ट है ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ उठा के रखा है। तो ये है केवल ए और सी। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ ए और सी, ए और सी, यदि मैं ए और सी की बात करता हूँ तो ए और सी का मतलब ये है कि ए और सी में जो भी कॉमन होगा वो पूरा, इसका मतलब ए और सी की कॉमन की बात करूँ तो सर यहाँ से लेकर ये पूरा लाल कलर भी इसमें समाहित कर लिया जाएगा। इसका मतलब फिर क्या बनेगा, इसका डायग्राम क्या बन सकता है, ये बनेगा इस तरह से, ये वाला, ये और ये भी यहाँ से ये जो पार्ट है इसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। कुल मिलाकर ये जो है ये वाला जो लाल कलर से कलर्ड था वो भी हम समाहित करेंगे, और ये जो ग्रीन कलर से कलर था इसको भी हम समाहित कर लेंगे। ये जो पोर्शन होगा, हम अगर बात करते हैं ए और सी पसंद है, हम ऐसे बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को ए और सी पसंद है वो कहाँ बिठाए जा सकते हैं, तो सर हमने इसके आगे केवल शब्द तो लगाया नहीं है, केवल नहीं लगाया है तो ये पूरा वाला पोर्शन है। आप तुम कहोगे सर ये कौन सा है, सर ये वाला पोर्शन, ये जो है ना मैं उठाकर मैंने यहाँ रखा है, तो सर ये पूरा का पूरा यहाँ पर इन पूरे कहीं पर भी मैं बिठा दूंगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे कहीं पर भी बिठा दूंगा, तो उसका मतलब है ए और सी। और यदि मैं शब्द लगा दूं केवल, अगर केवल लगा दूंगा तो फिर इसमें से लाल वाला पोर्शन हटा दिया जाएगा, तो इसका मतलब मैं केवल यहाँ बिठा सकता हूँ। समझ में आ गया होगा।
अब देखो हमें ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब ऐसे ही अगर बात करें सर इसकी, हम बी और सी की बात करें सर, बी और सी का कॉमन पार्ट तो ये होगा, ये पूरा कॉमन पार्ट होगा। लेकिन अगर केवल शब्द लगा देंगे तो केवल ग्रीन पार्ट की बात करेंगे, और अगर हम बी और सी की बात करेंगे तो रेड और ये ग्रीन दोनों मिला लेंगे। इस तरह से चलेगा तो ये सब में काम कर जाएगा। तो हमें यहाँ पर चित्र समझ में आ गया है कि कौन व्यक्ति जहाँ कहाँ बैठेगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति हम बोल देंगे यह केवल सी को खाना पसंद करता है। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति केवल बी को खाना पसंद करता है। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति केवल ए को खाना पसंद करेगा। और सर इस वाले ग्रीन पार्ट में बैठा हुआ व्यक्ति केवल ए और सी को खाना पसंद करेगा। और हम इसके पूरे पार्ट को ले लें, यहाँ पर ये पूरे पार्ट को लें, इस वाले पार्ट को, तो हम कहेंगे इस पूरे पार्ट में बैठा हुआ व्यक्ति ए और सी को पसंद करता है। फिर इसके आगे केवल शब्द नहीं लगा होगा। तो इतना हमें समझ में आएगा ये सर 3 वेरिएबल हैं, और अगर कोई व्यक्ति बैठा होगा तो उसको हम किस चित्र से दिखा सकते हैं। अब हम एक सवाल तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। ये सवाल है, हम यहाँ पर पूछते हैं, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। हम आपसे अगर पूछें कि केवल केवल इसके नाम रख लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये पी क्यू आर भी कुछ खाने वाले पदार्थ हैं, कि पी भी एक खाने वाला पदार्थ है, क्यू भी और आर भी है, कुछ खाने वाला पदार्थ है और लोग इनको पसंद करेंगे। हम पूछेंगे केवल पी को पसंद पसंद ये बताओ केवल पी को पसंद करने वाले कौन कौन है। तो हम कहेंगे सर केवल पी को पसंद करने की बात करेंगे तो सर ये वाला पोर्शन होगा। ये जो पोर्शन हमने बताया है, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ से, ये मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ये वाला इतना, यही पोर्शन तो होगा जो केवल पी को खाना पसंद करता है। तो सर इस सवाल का जवाब हो जाएगा केवल 10। इस सवाल का हो गया सर 10 होगा। 10 लोग ऐसे हैं जो केवल पी को खाना पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ केवल केवल क्यू को कौन पसंद करता है, चलो पूरा लिख देते हैं, क्यू को पसंद, केवल क्यू को पसंद कितने लोग कर रहे हैं। तो सर केवल क्यू को पसंद कर रहे हैं ये 16 लोग, तो क्योंकि 16 इसमें बैठे हैं तो हम इस सवाल का जवाब कर देंगे सर 16 लोग। अगर हम बात करें सर केवल आर की, हम बात करते हैं सर केवल केवल आर को पसंद पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो केवल आर को पसंद करने वाले सर 15 लोग हैं, 15 लोग हैं। अब हम यहाँ से, एक ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा सवाल, चौथा हम बोले कि पी क्यू और आर को पसंद पसंद ये बताइए पी क्यू और आर तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने हैं। इस चित्र में बड़ी आसानी से हम देखकर बता सकते हैं सर, ये देखो 5 है, बीच में 5 बैठा है, तो इस सवाल का जवाब होगा 5। ये 5 लोग ऐसे होंगे जिनको पी क्यू और आर तीनों पसंद होगा। ठीक है, अगर हम 5वां सवाल यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि ये बताइए पी और आर आर को पसंद पसंद करने वाले कितने हैं। पी और आर, देखो मैंने शब्द केवल तो लगाया नहीं, तो पी और आर का जो भी कॉमन वाला पोर्शन होगा उसके अंदर जितने भी बैठे होंगे उतने सारे होंगे। तो देखो पी का ये है और आर का ये है, तो इनका जो कॉमन वाला पार्ट होगा, तो क्या सर ये कॉमन वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं, देखो अभी यह दिखा रहा हूँ मैं, ये जो मैं थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ये वाला यही तो होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर लगाया पी और आर, पी और आर को पसंद करने वाले, और का मतलब है कॉमन, इंटरसेक्शन होता है, और या का अर्थ यूनियन होता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो सर पी और आर के बीच में, तो आर और पी के बीच में सर इतने लोग होंगे, और इतने हैं कितने, 8 और प्लस 5, 8 और 5 को जोड़ देंगे, 8 और 5 होता है 13। तो इस सवाल का जवाब होगा 13, 13 आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 6वां सवाल आपसे पूछते हैं कि एक बार बताइए क्यू, अच्छा यहाँ पर केवल शब्द लगा दें, तो अगर हम इनके आगे लगा दें केवल केवल पी और आर, अगर इनको पसंद करने वाले कितने हैं, बस हमने शब्द, ये सवाल ऐसे का तैसा था, बस हमने इसके आगे केवल शब्द लगा दिया। तो केवल में हम देखेंगे सर पी और आर, तो केवल की बात करेंगे तो हम इस वाले को पोर्शन को लेंगे, फिर इस वाले को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला तो क्यू भी पसंद करता है, और हमें बताना केवल 2 चीजें पसंद करने वाला पी और आर, तो वो 8 होगा। इस सवाल का जवाब होगा 8। अब हम 7वां सवाल यहाँ पर लिखते हैं कि आर और क्यू, आर और क्यू पसंद पसंद किसको है, आर और क्यू। तो देखो आर
और क्यू के बीच में जो कॉमन पार्ट होगा, ये वाला कॉमन पार्ट ये होगा। देखो केवल शब्द तो लगाया नहीं, तो हम इस कॉमन वाले पार्ट की पूरी वैल्यू लिख देंगे। 5 और 6 जोड़कर 11 हो जाएगा। इस सवाल का जवाब होगा 11। कहाँ से निकाला है मैंने? 5 + 6 को जोड़ा था तब 11 आया है। अब ये 8 तो मैंने डायरेक्ट बताया, ये 13 कहाँ से आया है? 8 और 5 को 13 को जोड़कर आया है, ये याद रखना। अब यहाँ से 8वां सवाल हम पूछते हैं। अगर इसके आगे हम केवल लगा देंगे, केवल आर और क्यू, अगर हम केवल शब्द लगा देंगे तो आर और क्यू के बीच में केवल शब्द लगाने का मतलब है सर केवल हम इसकी बात कर रहे हैं 6 की। तो इस सवाल का जवाब होगा सर 6, ये हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम पी और क्यू की बात करेंगे, तो पी और क्यू के कॉमन की बात करेंगे तो 7 और 5 ये जुड़ जाएगा। अच्छा 8 और 5 13 होता है, हाँ सीधे 7 और 5 12 हो जाएगा। और हम केवल शब्द लगा देंगे तो केवल इस 7 की बात करेंगे। तो ऐसे हम सवाल यहाँ पर 2 और निकाल सकते हैं आराम से। 2 सवाल लिखना चाहें तो 2 और निकाल सकते हैं, तो कुल मिलाकर 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर हमारे सामने कभी भी भविष्य में ऐसा चित्र बनकर आया, या फिर ऐसा हुआ कि सर हमने डेटा पढ़ के ऐसा चित्र अपने आप बना लिया, फिर आप कुछ भी पूछना चाहो, 10 सवाल हो सकते हैं। 8 चलो वो भी लिख देते हैं, 10 सवाल होंगे। 9वां सवाल क्या बनेगा? पी और क्यू, पी और क्यू को कितने पसंद कर रहे हैं? तो सर पी और क्यू का जो कॉमन वाला पार्ट है, टोटल इसमें कितने छात्र आएंगे? तो 7 और 5 12। तो हम जोड़ के बताते हैं, 7 + 5 = 12 यहाँ आएंगे। 10वां सवाल एक और है, अगर इसके आगे केवल लगा देंगे, केवल पी और क्यू, तो सर केवल पी और क्यू की बात करेंगे तो केवल फिर ये 7 होगा, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनको तो सर आर भी पसंद है। तो हम इसका आंसर बताएंगे केवल 7। तो ये हमारे सामने 10 सवाल हैं। होगा क्या कि सवाल आएगा 3 वेरिएबल पर, 3 वेरिएबल पर सवाल आएगा, तो उसमें से हमें सवाल पढ़ना है और ऐसे चित्र बना लेना है। और जब ऐसे चित्र बन जाएगा, फिर हमसे इन 10 में से कोई एक सवाल पूछने का प्रयास करेगा। इन 10 में से कोई एक सवाल पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि बताइए केवल केवल एक फल पसंद, ये मान लो एक भोज्य पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ है, तो हम कहें केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद करने वाले कितने लोग हैं? केवल एक भोज्य पदार्थ। तो देखो 10 ये केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद करते हैं, वो है पी। 16 ये भी केवल एक ही पदार्थ पसंद कर रहे हैं, वो है क्यू। और ये भी सर 15 लोग हैं जो केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद कर रहे हैं, वो होंगे ये 15 लोग, और आर पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर तुम लिखना चाहो तो 11वां सवाल भी लिख सकते हैं, केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद करने वाले। तो केवल एक भोज्य पदार्थ की बात करें तो सर हम इसमें कौन से जोड़ेंगे? तो ये वाले जो 10 हैं, उन्हें भी केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद है। कौन सा वाला? पी पसंद है, ठीक है। ये जो 16 है सर, इन्हें भी केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद है, वो भी क्यू। अगर हम बात करें सर इन 15 की, तो इनको भी सर एक ही भोज्य पदार्थ पसंद है, वो भी है सर 15। तो हम अगर इनको जोड़ना चाहें, ये 15 है, इनको आर पसंद है। अगर हम बात करें केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद करने की, तो सर 10 + 16 और +15 इनको जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे सर 10 + 16 + 15 इनका आंसर आएगा। तो जोड़ के बता दो, 16 और 15 31 और 10 41। 41 लोग ऐसे होंगे जो केवल एक भोज्य पदार्थ पसंद करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूं कि केवल 2 भोज्य पदार्थ पसंद करने वाले, केवल 2 भोज्य पदार्थ, उनको 3 पसंद नहीं है, 3 वाले भी नहीं चाहिए हमें और 1 वाले भी नहीं चाहिए, केवल 2 पसंद हो। तो अगर हम केवल 2 की बात करते हैं तो सर ये देखो, ये 8 ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल 2 पसंद है। कौन से 2 हैं? पी और आर हैं। अगर हम इन 6 की बात करें तो सर ये भी केवल 2 भोज्य पदार्थ पसंद करते हैं। कौन से सर? क्यू और आर। और ये जो 7 हैं, ये 7 लोग भी केवल 2 भोज्य पदार्थ पसंद करते हैं, वो है पी और क्यू। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ लिख देंगे 12वां सवाल कि केवल 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 2 भोज्य पदार्थ पसंद करने वाले। अगर हम केवल 2 भोज्य पदार्थ पसंद करने वाले निकालना चाहें तो सर हमें कौन सी संख्या जोड़नी होगी? 2 भोज्य पदार्थ अगर निकालने हैं तो सर ये वाला, ये केवल 2 पसंद करता है, यहाँ वाले 6 ये भी 2 पसंद कर रहे हैं, यहाँ वाले 7। तो 8, 6 और 7 को जोड़ देंगे, 8 + 6 + 7, तो बराबर कितना बनेगा?
8 और 7 15 और 6 21, 21 लोग होंगे। तो ये हमारे सामने 12 सवाल आ गए। इन 12 सवालों में से ही कोई एक सवाल आपसे पूछेगा। हम पूरी जानकारी समझ चुके हैं सर यहाँ पर अगर इस चित्र में कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है तो उसका क्या अर्थ निकलता है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया और मैंने इन 12 सवालों से तुम्हें अवगत करा दिया। इन 12 में से ही कोई एक सवाल आपसे पूछेगा। अब होगा क्या, ये चित्र बनाने के लिए आपको डेटा देगा, लिखकर डेटा देगा, उससे हमें ये चित्र बनाना है। सर चित्र कैसे बनेगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चित्र बनाने में के दौरान हमेशा पहले चित्र बनाने के दौरान हमेशा इस वाले पार्ट को ढूंढा करो। सबसे पहले अगर वैल्यू को भरना चाहते हो तो पहले इसको भरो, उसके बाद फिर आगे की इनके बाद फिर हम इनको भरने के प्रयास करेंगे, फिर हम इसको भरने का प्रयास करेंगे। ये सिस्टम रहता है भरने का। तो चलिए एक काम करिए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे सवाल पर आते हैं। चलिए तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम एक फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। देखो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, जब दो वेरिएबल के बीच में वेन डायग्राम बनता है तो सर ये फॉर्मूला होता है और इसको हमने चित्र की सहायता से प्रूफ करके भी दिखाया था। अब हम क्या करेंगे सर, जब 3 वेरिएबल होते हैं तो सर उनका फॉर्मूला क्या होता है हम एक बार यहाँ बताएंगे। सर ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इस यूनियन का मतलब है ए और बी की जितनी भी बाउंड्री है उसके अंदर के सारे लोगों की बात करते हैं। इसका मतलब सर यहाँ से है क्या, सर ये वाली जो बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब है ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ जिसको जिगजैग में कर रहा हूँ, ये वाली जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सर यूनियन का मतलब होता है आगे पीछे जितने भी लोग हैं उनकी बाउंड्री के अंदर जितने भी सदस्य आते हैं उन सब की संख्या की बात करी जाती है। इससे यूनियन का अर्थ ये होता है। तो यूनियन का अर्थ है सर ये वाली जो बाउंड्री बनी है इस बाउंड्री के अंदर जितने भी टोटल छात्र होंगे वो निकल के आते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाला पार्ट हो। तो ये वाला जो हमने फॉर्मूला चित्रों की सहायता से प्रूफ करके भी दिखाया था पिछली क्लास में। अब हम सर जब 3 वेरिएबल होते हैं तो फॉर्मूला क्या काम करता है उसको भी हम यहाँ समझते हैं। समझते क्या है, हम सीधा लिखते हैं फॉर्मूला। अब इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम अगर बात करते हैं सर यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अब इसका अर्थ क्या है सर, ए यूनियन बी यूनियन यूनियन सी, इसका अर्थ क्या है सर, इसका अर्थ ये है यूनियन का अर्थ होता है कि ए बी और सी इन तीनों को मिलाकर जो भी बाउंड्री बनी है उस बाउंड्री के अंदर जितने भी सदस्य हैं उतने टोटल हमें बताइए। तो सर बाउंड्री कौन सी बनी, सर इसकी सहायता से यहाँ पर कौन सी बाउंड्री बनी है जरा दिखाना। तो सर बाउंड्री बनेगी ये वाली, ये जो मैं जिगजैग कर रहा हूँ, देखो ये वाली बाउंड्री बनकर तैयार होगी। यहाँ पर ये बाउंड्री जो मैं बना रहा हूँ ये वाली बाउंड्री ए यूनियन बी यूनियन सी की बाउंड्री कहलाएगी। देखो अब यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हो कि सर ये जो मैंने बाहर से बाउंड्री बनाई है ये बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे उन सभी लोगों की संख्या ही इसको रिप्रेजेंट करती है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ए बी सी से मिलकर जो बाउंड्री बाहर की बनी है उस बाउंड्री को खींच दो और अंदर जितने भी सदस्य हों उनकी पूरी सदस्य संख्या हमको बताओ। तो ये होता है सर इसका मतलब। तो हमें समझ आ गया सर इसका मतलब है इस बाउंड्री के अंदर के सभी सदस्यों की संख्या। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, देखो जैसे यहाँ पर था ए यूनियन बी था तो सिंगल सिंगल वाले जुड़े हैं, सेम उसी प्रकार से सिंगल सिंगल वाले जुड़ेंगे। सर ये दो दो कॉमन वाला घटा है तो दो दो को कॉमन लेकर घटाएंगे और एक आएगा तीनों को कॉमन वाला ये वाला, उसको हम जोड़ देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल वाले जोड़ दो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ये हमने सिंगल सिंगल वाले जोड़ दिए। अब हम इसमें एक और जोड़ देंगे, एक और चीज जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं सर, तीनों पार्ट कॉमन वाला जोड़ देते हैं। तीनों पार्ट जो कॉमन होते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम जोड़ देंगे। अब इसके बाद जो दो दो वाले पेयर होंगे इंटरसेक्शन वाले दो दो वाले पेयर उनको घटाएंगे, क्योंकि देखो दो पेयर वाला यहाँ पर भी घटाता तो हम यहाँ पर घटाएंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब तुमको लग रहा होगा सर ये इतना लंबा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। याद तो करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है
लेकिन याद करने में आपको लोड नहीं देगा, आराम से आप याद कर सकते हो। देखो ये जो है ABC, तीनों का सिंगल सिंगल, जैसा कि हम वहाँ सिंगल सिंगल जोड़ते हैं, सिंगल सिंगल प्लस कर देंगे और तीनों का कॉमन वाला डेटा जोड़ देंगे, तीनों का कॉमन वाला डेटा जोड़ देंगे। और घटाएंगे क्या, घटाएंगे सर दो दो का पेयर जो कॉमन होगा उसको हम माइनस कर देंगे, वो तीनों माइनस होते हैं, बाकी ये प्लस में होते हैं। बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद रहे, क्योंकि कभी कभी जब सवाल बनता है तो होता क्या है कि केवल इनकी वैल्यूज देता है। जैसे मैंने एक सवाल पिछली क्लासेस में कराया था, डायरेक्ट इनको, ये जो वैल्यू है इनको नोटेशन की फॉर्म में देता है और फिर डायरेक्ट इसमें से कुछ ना कुछ एक वैल्यू पूछता है। फिर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कर भी नहीं पाओगे। तो हम इसको फॉर्मूले को याद करेंगे। एक काम करिए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम यहाँ पर सवाल करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक, 21 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये निर्देशांक दिया है। इस निर्देशांक को पढ़ो और इसमें से जो भी दिया है वो समझकर इन 4 सवालों का जवाब आपको देना है। देखो ये 25वां सवाल भी मैंने इसी से बना दिया है, ये 25वां मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। इस सवाल का भी जवाब बताना है, इसका जो भी डेटा है उसके आधार पर। ये जो क्वेश्चन है रेलवे NTPC CBT 1 एग्जाम 2018 में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में ये 4 सवाल हैं, ये चारों सवाल यहाँ से डेटा पढ़ो और यहाँ पर उसका वेन डायग्राम बनाओ और उसमें से हम देखकर इस सवाल को करेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं और वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में सफल हुए, गणित में 30 पास हो गए, तथा 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हैं और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में सफल हुए। तो 80 विद्यार्थी रीजनिंग में, तो देखो यहाँ तक हमें एक बात तो पता चलेगा सर, 3 सब्जेक्ट हैं, गणित है, अंग्रेजी है और रीजनिंग है, तो 3 हमें गोले बनाने होंगे। तो हम यहाँ 3 गोले बनाते हैं। एक है सर गोला गणित का और एक है गोला इंग्लिश का और एक है गोला रीजनिंग का। तो हम ये मानते हैं कि सर ये मैथ है, ये इंग्लिश है और ये रीजनिंग है, क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ सवाल है, यहाँ तक पढ़ा है केवल यहाँ तक, तो पता चल गया है कि सब्जेक्ट है 3। तो 3 सब्जेक्ट ने तो इस तरह से कहीं वेन डायग्राम बनेगा। चलो हम आगे पढ़ते हैं। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों लेने वाले 5 हैं और 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग लेते हैं, अंग्रेजी और रीजनिंग लेने वाले 15 विद्यार्थी हैं। अच्छा अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले अभी सवाल पढ़ लेते हैं। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में सफल हुए। अच्छा ये सफल की बात कर रहा है, 10 विद्यार्थी हैं गणित और रीजनिंग में सफल हुए हैं तथा अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो हमने कहा, क्या कहा था, हमने कहा था कि सबसे पहले ये जो सवाल इस तरह से आता है तो सबसे पहले यहाँ लास्ट वाली लाइन से चलते हैं, बीच वाले पोर्शन को हम सबसे पहले भरेंगे। ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में सफल होते हैं? सर तीनों विषयों में पास होने वाले 2 हैं। देखो 2 विद्यार्थी, ये जो 2 विद्यार्थी हैं ये क्या है, अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी सफल हुए। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है इसका अर्थ है कि सर यहाँ पर 2 आएगा, ये फिक्स कर दिया, 2 फिक्स हो गया। अब हम बात कर लेते हैं शुरुआत से। अब आते हैं, एक वैल्यू हमने रखने के बाद हम शुरुआत से आते हैं, देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में सफल हुए, तो गणित में, मैथ में कितने आने हैं, मैथ में यहाँ पर हम लिख देते हैं अभी सर, मैथ में, मैथ का ये जो गोला है इसमें कितने बैठने हैं, इसमें 30 बैठने हैं, 30 लोग यहाँ बैठने हैं। ठीक है आगे बात करते हैं। तथा 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हुए, तो अंग्रेजी के गोले में 50 विद्यार्थी बैठने हैं। इंग्लिश का ये गोला है सर, इसमें टोटल मिलाकर 50 बैठने हैं। ठीक है 80 विद्यार्थी रीजनिंग में सफल हुए, तो रीजनिंग का जो गोला है उसमें 80 विद्यार्थियों को बैठना है। रीजनिंग का ये जो गोला है उसमें 80 विद्यार्थियों को बिठाना है। ठीक है और आगे पढ़ते हैं। 5 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग दोनों में पास हुए। गणित और रीजनिंग का ये क्या, गणित और रीजनिंग इन दोनों में कुल मिलाकर 5 हैं। केवल शब्द तो नहीं दिया, केवल दिया होता तो 5 का 5 यहाँ बिठा देता। इसने कहा है कि 5 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में है, केवल शब्द तो नहीं है। अगर केवल होता तो 5 में यहाँ बिठा देता यहाँ पर, लेकिन इसने केवल नहीं दिया तो 5 हमें इस पूरे में बिठाने होंगे, इस कॉमन वाले पार्ट में। ये जो पार्ट है ये कॉमन वाला पार्ट है, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट में 5 बिठाने होंगे। 2 बैठ चुके हैं, तो सर यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ आएंगे 3 छात्र। ठीक है ये हो गया काम। अगला हम बात करते हैं सर, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में,
अंग्रेजी और रीजनिंग, अंग्रेजी और रीजनिंग में 15 विद्यार्थी हैं। तो सर इन दोनों में 15 है, केवल सब तो दिया नहीं, केवल दिया होता तो 15 के 15 यहाँ रख देता, केवल दिया नहीं है तो सर इस पूरे में रखा जाएगा, इस पूरे में रखा जाएगा। दो यहाँ हो चुके हैं तो सर यहाँ पर कितने आएंगे, दो यहाँ हो चुके हैं और हमें रखने कितने हैं, 15, तो इसका मतलब 13 यहाँ पर रखने पड़ेंगे, 13 छात्र, तब ये इंग्लिश और रीजनिंग में टोटल 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब और आगे पढ़ते हैं। ये 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में सफल हुए, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग, मैथ, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में सफल हुए, गणित और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग में तो वही 5 थे, 5 विद्यार्थी गणित, अरे ये गलत कर दिया है, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में हैं, गणित और अंग्रेजी में 5 हैं, ये यहाँ नहीं आएगा, गणित और अंग्रेजी में 5 हैं। तो एक बार काम बताओ, गणित और अंग्रेजी में टोटल इस वाले में 5 आएंगे, इस वाले में 5 आएंगे, इस वाले में, अगर इस वाले में 5 आएंगे, 2 बैठ चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 3 यहाँ पर आएंगे, वो मैंने गलत पढ़ लिया था, समझ लिया था, चलो इसको सुधार लो। ठीक है, अब आगे दिया है कि 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, तो गणित और रीजनिंग में इसमें 10 विद्यार्थी बैठे हैं, 10, तो यदि यहाँ पर 10 बैठे, इस वाले पोर्शन में 10 बैठे, तो 2 बैठ चुके हैं, तो यहाँ पर फिर 8 बैठेंगे। ठीक है, अब इतना हमारा डायग्राम बन गया है, अब हम पूरा डायग्राम बना सकते हैं, कैसे, एक काम बताओ, ये 30 विद्यार्थी बैठेंगे इस वाले पूरे गोले में, 30 विद्यार्थी इस गोले में बैठेंगे, कितने बैठ चुके हैं, 8 और 2 10 और 3 13, 13 बैठ चुके हैं, 30 बिठाने हैं, तो इसका मतलब 17 हमें यहाँ बिठाने पड़ेंगे, 30 अब कंप्लीट हो गए, इस मैथ वाले गोले के 30 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इस इंग्लिश वाले की बात करते हैं, सर यहाँ बिठाने हैं 50, इस टोटल में 50 बिठाने हैं, तो 13 और 2 15, 16 17 18, 18 लोग बैठ चुके हैं, तो यहाँ कितने आएंगे, तो यहाँ आएंगे 32, 32 लोग यहाँ बैठेंगे, तब ये टोटल 50 होगा। चलो ये हो गया। अब ये वाला जो रीजनिंग का है सर, रीजनिंग वाले में 80 छात्र बिठाने, 80 में से 13, मान लीजिए ये 8 और 2 10, 10 और 13 23 हो गया, 23 हटा दो, बाकी 80 में से 23 हटाएंगे तो यहाँ पर 57 आएंगे, 57, और यदि इसमें 23 जोड़ देंगे तो 0 और ये 8, 57 हो गए, कुल मिलाकर 57 छात्र होंगे, क्योंकि 8 और 2 10 और 13 23 छात्र हो चुके हैं। सर 23 छात्र अगर निकाल दिए जाएंगे 80 में से, तो 57 बचेंगे, ये आ गया। तो सर ये हमारा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम सवालों का जवाब आराम से दे सकते हैं। तो हम पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में सफल हुए। देखो केवल गणित का पोर्शन बताना है, तो सर केवल गणित का पोर्शन ये है 17, ये पोर्शन है 17, तो केवल गणित का पोर्शन है 17, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में सफल हुए, रीजनिंग में सफल हुए, तो केवल रीजनिंग आ गया, केवल रीजनिंग में कितने, 57 है, तो 57 ऑप्शन नंबर ए, 57 हो गया। अगला क्वेश्चन, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, केवल अंग्रेजी में, तो सर केवल अंग्रेजी में कितने हैं, 32 छात्र हैं, तो सर 32 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया सर। और अगला सवाल है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो सर ये सारी वैल्यूज जोड़ लेंगे, अगर ये सारी वैल्यूज जोड़ लेंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो हम जोड़ते हैं एक बार, एक काम करते हैं, देखो ये पूरा गोला हम एक बार में जोड़ लेते हैं। इस गोले में टोटल कितने, 80 ये हैं, 80 ये हो गए, और 32 और 3 35 ये, और 17 ये, इनको सबको जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 8 9 10 11 12 और 1 13, तो 132 आएंगे। तो 132 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पर। अब ये सवाल जो है 25वां, ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, ये उसमें तो केवल 4 ही सवाल थे, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया। ये क्या है, देखो क्या मैं पूछा है, ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं या 2 विषय में सफल है, केवल 2 विषय पढ़ते हैं, केवल 1 भी नहीं और 3 भी नहीं, केवल 2। तो सर केवल 2 के लिए हमको देखना होगा इनको, ये 8, ये 13 और ये 3, इनको जोड़ना होगा। तो केवल 2 के लिए सर 8 13 और 3 16 और 8 24 हो गया। तो सर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुए हमारे आराम से 5 सवाल थे, 4 सवाल इससे संबंधित आए थे, एक मैंने अपनी तरफ से बना दिया है।
तो देखो जब भी हमारा सवाल इस तरह से आता है तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम है सर इस डेटा को पढ़कर अपना वेन डायग्राम बना लेना। वेन डायग्राम जब हमारा ठीक बनेगा, वेन डायग्राम हम जब आराम से बना देंगे, फिर सर सवालों का जवाब देना बहुत आसान होता है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बीच वाली वैल्यू को भरने का प्रयास करते हैं, बीच वाली वैल्यूज को भरते हैं और बाकी वैल्यूज को हम बाहर लिखते हैं, भरते नहीं है, बाहर लिख लिया। और उसके बाद फिर हम देखते जाते हैं कैसे कैसे डेटा बोल रहा है, वैसे वैसे हम भर देते हैं। एक बार अगर हमारा डायग्राम बना सही तो फिर सवालों का जवाब देना बहुत आसान होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवालों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर छात्रों की संख्या टोटल इसने पूछ ली है, तो यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है कि 30 छात्र, 50 छात्र, 80 छात्र के 5, इस तरह से एग्जैक्ट की बात कर रहा है। कभी कभी डेटा परसेंटेज में देता है, यदि परसेंटेज में देता है तो वहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों गोलों के अंदर टोटल मिलाकर 100% होगा। ये हम अपने माइंड में रखेंगे हमेशा कि अगर परसेंटेज में डेटा देगा, ये जो डेटा है अभी ये एग्जैक्ट वैल्यू में दिया है, अगर ये डेटा परसेंटेज में देगा तो हम मान के चलेंगे कि सर इसके अंदर जो टोटल होगा, इसकी बाउंड्री के अंदर ये टोटल जो होगा वो 100% के बराबर होगा। ये अंडरस्टूड रहेगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवालों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है 25। ये जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी सीबीटी 1 18/1/2021 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर जो डेटा है हमें दिख रहा है सर परसेंटेज में डेटा दिया है, तो टोटल छात्रों की संख्या होगी वो परसेंटेज में 100% होगी, 100% छात्रों की संख्या होगी। चलो हम पहले डेटा पढ़ते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। एक परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी पास होते हैं, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, ये पास नहीं हो रहे, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है अर्थशास्त्र में, भूगोल में 35% अनुत्तीर्ण है और इतिहास में 39% अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो यहाँ तक हम सवाल पढ़ा, हमने यहाँ तक पढ़ा, तो यहाँ तक सवाल को पढ़ने के दौरान हम इतना समझ चुके हैं, 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है। एक है सर अर्थशास्त्र और एक है भूगोल और एक है इतिहास। तो सर इनका हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम डेटा इसमें भरना प्रारंभ करेंगे। तो सर एक हमने इतिहास का बनाएंगे और एक भूगोल का और एक हमारा ये है हमारे पास। तो हम इसको इकोनॉमिक्स मान लेते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का है एक और एक भूगोल का है, जियोग्राफी का, जियोग्राफी शॉर्टकट में लिखा है, और एक इतिहास का, हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का। तो 3 है हमारे पास सब्जेक्ट, तो हमने 3 गोले बना लिए। अब हमें इतनी जानकारी है सर, ये वाली जो लाइन है इसको पढ़ो, इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो देखो पहली तो बात किसकी कर रहा है, अनुत्तीर्ण वालों की। तो ये जो वेन डायग्राम बनेगा वो अनुत्तीर्ण वालों का बनेगा, अनुत्तीर्ण यहाँ रखे जाएंगे। तीनों विषयों में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है, तो 5%, ये लिखा है। तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो सर ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है इसका मतलब है सर यहाँ पर 5% आएगा, यहाँ पर 5% यहाँ पर आएगा, ये हो गया, ये 5% यहाँ भर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% छात्र हैं। देखो अर्थशास्त्र और भूगोल, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में यहाँ 14% आएंगे, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेटा, यहाँ पर 14% आएंगे, ये कॉमन वाले पार्ट में। केवल की बात नहीं कर रहा तो मैं केवल यहाँ नहीं भरूंगा, 14% इस पूरे वाले में आएंगे, ठीक है। अगली बात करता है सर यहाँ पर भूगोल और इतिहास में 21%, भूगोल और इतिहास ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 21% असफल हुए हैं, तो 21% यहाँ पर आएंगे। 21% मतलब यहाँ पर आएंगे इस पूरे में। केवल की बात तो नहीं कर रहा, केवल की बात करता तो 21% यहाँ रख देता, लेकिन 21% अभी इस टोटल में आएगा, ठीक है। और हम आगे पढ़ते हैं। और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी, इतिहास और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, तो हमने गलत पढ़ा होगा ऊपर, 5% तीनों में होते हैं। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14, अर्थशास्त्र और भूगोल, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और भूगोल, ये है 14% का डेटा, ये है। यहाँ है 14%, ये जो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और
हिस्ट्री का कितना है, इतिहास और अर्थशास्त्र का है 18%, तो यहाँ आएगा 18%। तो ये हमने अभी डेटा निकाला है। अब शुरुआत से डेटा पढ़ते हैं, क्या है कि एक परीक्षा में अर्थशास्त्र में टोटल 41% है, जो इकोनॉमिक्स का है उसमें इकोनॉमिक्स वाले में 41% आएंगे, इकोनॉमिक्स वाले गोले में 41% रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, 41% इकोनॉमिक्स वाले में रखेंगे। और भूगोल में 35%, जो ज्योग्राफी वाला है उसमें 35% छात्र आएंगे, इतना समझ में आता है। और 39% छात्र इतिहास में, हिस्ट्री वाले में 39% आएंगे। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को अब हम आराम से फिल कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ भरा जाएगा। तो देखो, हम सबसे पहले देखेंगे कि सर ये जो 18 है, 18 इस वाले एरिया में आएगा, इस वाले में 5 ये हो चुका है और 18 आना है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर 13 आएगा, 13 यहाँ पर भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं सर इसकी, 21 जो परसेंट है, 21% वो इस वाले एरिया में आएगा, इस वाले एरिया में। ये एरिया है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, इतिहास और भूगोल का एरिया है, जिसमें 21 आएगा। केवल तो नहीं बोला है, केवल बोला होता तो 21 यहाँ रख देता, लेकिन केवल नहीं बात कर रहा तो इस पूरे में आएगा। तो 21 आना है, 5 ये हो चुका है, तो सर 16 हम यहाँ रखना पड़ेगा, 16 और 5 21 होता है। अब हम बात करते हैं सर 14% इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पार्ट में आएगा, लेकिन केवल 14%, 14 केवल नहीं बोला है। अगर केवल बोला होता, केवल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आता है तो 14 यहाँ रख देता, लेकिन केवल शब्द नहीं दिया है तो सर इस पूरे में आएगा 14, इस पूरे में 14 आएगा। 5 रखा जा चुका है तो सर 14 रखना है, तो यहाँ पर 9% हमें यहाँ रखना होगा, 13% यहाँ हो गया, 16% ये हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं सर 41% इकोनॉमिक्स का ये जो गोला है पूरा, इसमें 41% रखा जाना है। तो जरा यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर 41% रखा जाना है टोटल में, तो हम यहाँ देखते हैं कितना हो गया है सर, 9 और 5 14 ये हो गया, और 13 ये हो गया, 27 हो चुका है। 9 और 5 14 और 13 27 हो गया, 27 हो चुका है, देखो 27 हमारा हो गया है। अब हमारा बचा 41, 41 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 14 बचेगा, 14 बचेगा। देख लो एक बार हमारा 41 हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये 14 और 13, 13 26 एक 27, 27 28 29 30 31 32, 32 और 9 41 हो गया। ठीक है, ये 14% इधर आ गया, ये हम कर लिया। अब हम बात करते हैं सर 35%, 35% डेटा इसमें भरना है, तो सर इसमें 35% आएगा, कितना हो चुका है पूरा। तो देखो 9 और 5 होता है 14, 9 और 5 14 ये हो गया, और 16 ये 30 हो चुका है। 9 और 5 14 और 16 30 हो चुका है, तो सर यहाँ पर फिर 5% बचा होगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सर इसमें 39% आना है, 39। तो देखो यहाँ पर कितना बात करते हैं, 5, 5 और 13 18 ये हो गया, 18 और 6 24 और 10 34, 34 अगर हो चुका है तो सर इसमें 5 आएगा, 5% यहाँ आएगा। तो देख लेना भाई, 6 7 8 9 और 5 5 10 और 39, ठीक है 39 ये हो चुका है। तो ये हमने सर डेटा अपने हिसाब से भर लिया, सवाल में जो बोल रहा था उस डेटा को हमने यहाँ भर दिया है। ठीक है भाई, इतना हमारा चित्र बन गया है। तो अगर हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तो ये चित्र बनाने में और डेटा पढ़कर भरने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा। बस मैंने समझाया है, इसलिए मैंने एक एक बात को पहले बताया है, फिर लिखा है, फिर बताया, फिर लिखा है। तो ये हमने डेटा भर लिया है। अब क्या पूछ रहा है, इसने पूछा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। तो इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण होने वाले केवल इकोनॉमिक्स में कितने हो रहे हैं, 14%। तो अगर हम बात करें सर, ये डेटा हमने फालतू में निकाला, ये सही बात है, फालतू में निकाला। एक बार अगर हम सवाल पढ़ लेते, यदि हम सवाल पढ़ लेते कि सर इसने पूछा क्या है, ये पूछ रहा है उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल अर्थशास्त्र, इसका मतलब सर यहाँ का डेटा पूछ रहा था, तो सर हम ये वाला और ये वाला डेटा निकालते ही नहीं। एक बार हमें उत्तर में, वहाँ सवाल के अंत में जाकर ये देख लेना था कि सर पूछा क्या, पूछा हमको कि ये वाला डेटा है, तो मात्र हम इनकी तो बात ही नहीं करते, ये हम निकालते भी नहीं, और ये भी नहीं हम रखते, हम केवल इसको और इसको और ये 3 वैल्यू रखते, उसके हिसाब से आराम से आ जाता। तो आंसर हमारा 14% आएगा। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखो ये सवाल हो गया, हमने कर दिया। अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि
अनुत्तीर्ण फेल होने वालों की टोटल संख्या बताओ, टोटल परसेंटेज बताओ कि टोटल कितने परसेंट फेल हो गए। तो टोटल परसेंट का मतलब इसके अंदर के टोटल बताने थे, तो हमें ये सब जोड़ने पड़ेंगे, ये सब जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हम अगर टोटल की बात करते हैं, कुल इस वेन डायग्राम के अंदर अंदर कुल कितने आएंगे, तो वो फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी वाला होता है। अगर वो कब लगेगा फॉर्मूला, जब हमें टोटल छात्रों की संख्या पूछे। यहाँ पर पास और फेल की बात कर रहे हैं, तो यदि टोटल पास या फिर टोटल फेल पूछता तो मैं फॉर्मूला लगा देता। लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कुछ भी पूछेगा तो सर वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ एक बात समझ में और आई होगी, सर वेन डायग्राम कब बनाते हैं। वेन डायग्राम जब बनाते हैं जब एक से अधिक सवाल पूछे जाएं। दूसरी बात, वेन डायग्राम हम कब नहीं बनाते, हम तब नहीं बनाते जब सवाल एक पूछा हो और वो केवल टोटल की बात कर रहा हो कि ये बताओ टोटल कितने पास हैं या फिर टोटल कितने फेल है। अगर ऐसा सवाल पूछता तो हम केवल फॉर्मूले से जाते, और इसके अलावा कोई भी सवाल पूछेगा तो वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला समझ में आ गया कब लगेगा, जब टोटल की बात करेगा कि टोटल कितने पास हैं या फिर टोटल कितने फेल हैं। फेल का कुल या फिर पास का कुल पूछेगा तब हम फॉर्मूले से जा सकते हैं, लेकिन वरना हम इसके अलावा कुछ भी पूछेगा तो वेन डायग्राम ही बनाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हुआ हमारा 25वां। अब हम देखते हैं ये वाला। देखो ये जो निर्देशांक है, यहाँ से हम बात करें सर, ये जो निर्देशांक है, ये निर्देशांक इन दोनों सवालों के लिए है। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी सीबीटी 2 17/1/2017 को आया है। चलो हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो ये क्या है सवाल, एक इलाके के 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी होती है। उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 केवल ट्रेन से यात्रा करते हैं, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा है तो हमें पता चलेगा 3 तरह के वाहन हैं। तो सर हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं। सर ये हो गया बस का वेन डायग्राम, और ये वाला हो गया सर ट्रेन का वेन डायग्राम, ये ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो होगा वह टैक्सी को रिप्रेजेंट करेगा, टैक्सी, ये हो जाएगा टैक्सी का। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पर हम वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से देखते हैं तो 150 लोग हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ से पढ़ते हैं। देखो उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं। तो केवल बस वाले बताओ, केवल बस, बस का जो एरिया है उसमें केवल बस का एरिया ये वाला है। देखो मैं यहाँ पर डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है वह केवल बस का एरिया है। तो वो बोल रहा है कि 25 जो लोग हैं वो केवल बस से यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर हम 25 भर देंगे आराम से। फिर आगे पढ़ते हैं, 40 केवल ट्रेन से, 40 जो लोग हैं वो केवल ट्रेन से, तो देखो केवल ट्रेन का एरिया ये वाला होगा, तो यहाँ पर हम 40 आराम से भर देंगे। आगे देखते हैं, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से यात्रा करते हैं। जो 20 लोग आएंगे वो टैक्सी और ट्रेन, टैक्सी और ट्रेन, यहाँ पर 20 लोग आएंगे। देखो टैक्सी और ट्रेन ये वाला जो एरिया है वहां पर 20 लोग बैठे जाएंगे, इस पूरे एरिया में कहीं कहीं बैठेंगे। अब आगे बात करता है, केवल 30 लोग निजी कार का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक चौथा वाहन और है, वो कह रहा है एक कार और है, तो निजी कार का इस्तेमाल करने वाले 30 लोग हैं। तो ऐसा करते हैं, कार का किसी से रिलेशन नहीं है तो कार के लोग बाहर रखते हैं। ये है कार, और इसमें कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, ठीक है। 30 लोग निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 25 लोग बस और टैक्सी लेते हैं, 25 लोग बस और टैक्सी। देखो बस और टैक्सी, तो इस वाला ये जो एरिया है यहाँ पर कितने लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे। बस और टैक्सी का इस्तेमाल 25 लोग करते हैं, और बाकी केवल टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके अलावा जितने भी बचे हैं वे सब टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो ये कॉमन वाला एरिया नहीं दिया, जब ये कॉमन वाला एरिया ना दे तो ये जो वैल्यू है इस पूरी 25 की वैल्यू को यहाँ रखना, केवल यहाँ पर। हम बात करते हैं सर, जब ये कॉमन वाला एरिया दिया नहीं होता है, जब ये कॉमन वाला एरिया नहीं देता है तो सर ये वाले 25 यहाँ उठाकर रखेंगे और ये वाले 20 यहाँ उठाकर रख देंगे। ये वाले जो 20 हैं वो हम यहाँ उठाकर रखेंगे। ये हम हमेशा याद रहे, हमें याद रहे कि जब सर कॉमन वाला एरिया नहीं देता, कॉमन वाला एरिया नहीं देता, तीनों का कॉमन एरिया नहीं देता है और दो दो की बात करता है, दो दो का कॉमन देता है, तो हम हमेशा उसको यहीं रखेंगे। जैसे ये 20 था, वैसे तो सर इस पूरे में आना चाहिए, लेकिन इस एरिया की कोई जिक्र नहीं कर रहा है इस एरिया के बारे में, तो हम इसको यहाँ बिठाएंगे। ऐसे ही इस 25 के बारे में ये इतने बीच में आना चाहिए, लेकिन इसकी कोई बात नहीं की थी, तो 25 को हम यहाँ बिठाएंगे। ये हमारा चित्र बन चुका है। अब देखेंगे कि सर टोटल कितने लोग बैठ चुके हैं। देखो ये तो हो
ये लोग तो यहाँ बैठ चुके हैं, ये लोग यहाँ बैठ चुके हैं, यहाँ से हटा सकते हैं इनको हम अगर चाहें तो यहाँ से इनको हटा दो। इनको हमने हटा दिया, क्योंकि हमने देख लिया कि कॉमन वाला नहीं दिया था, तो 20 यहाँ बिठा दिए, 25 यहाँ बिठा दिए। अब हम देखते हैं, ये कहते हैं इनके अलावा जितने ये बैठ गए हैं, इनके अलावा जितने भी बचे हैं वो सब टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी। तो अब एक काम करो, इन सबको जोड़कर चेक करो आखिरकार कितने हो गए। तो हम अगर यहाँ पर जोड़ते हैं तो 25 और 25 50, 50 और 20 70 और 40 110 और 30, मतलब 140 लोग बैठ चुके हैं, 140 लोग बैठ चुके हैं। ये सब जोड़ लिए और ये भी जोड़ लिए, 140 बैठ चुके हैं। तो अब बचे कितने हैं सर? अब बचे होंगे 10 लोग। क्यों? क्योंकि सर 150 लोग तो टोटल थे, 150 लोग टोटल थे, तो 10 लोग बचे हैं, 10 लोग यहाँ आएंगे। समझ में आ गया? 10 लोग आएंगे यहाँ पर। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने हमने देख लिया सर टोटल 150 थे, और ये सब बिठाने के बाद 140 बनते हैं, तो 10 बचे। और उसने बोल रखा है कि शेष लोग टैक्सी, बाकी केवल टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के जो भी बचे हैं वो केवल टैक्सी, तो 10 लोग यहाँ आ जाएंगे। अब हम सवाल को पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है। उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। एक बात बताओ, केवल एक साधन का इस्तेमाल, ये वाले 25 केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, बस का। ये वाले 40 केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का। और ये वाले 10 केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी का। सर ये भी तो हैं, ये वाले 30 भी तो हैं होंगे। ये वाले 30 केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, किसका? कार का। तो सर इनको जोड़ दो, ये मैं जो अंडरलाइन किया है इनको हमें जोड़ना है। तो सर 40 और 10 50 और 25 75 और 30 105 हो जाएंगे। 105 इन्हीं का प्रतिशत बताना है। तो सर 105 लोग हैं जो एक सिंगल वाहन का इस्तेमाल करते हैं। टोटल कितने थे सर? 150 थे, 150 टोटल थे। गुणा कर देंगे 100 का, तो परसेंटेज का चिन्ह, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा। 50 से ये 3 बार कटा, 50 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 3 से ये कटता है 35 बार, 35 दिया 105 होता है। तो 35 का गुणा 2 में करेंगे तो सर आंसर आएगा 70%। 35 का गुणा 2 में करेंगे तो 70% कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो 70% आ गया। अगला सवाल क्या है, इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। देखो, टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले सभी बताने, केवल टैक्सी तो नहीं बोला, केवल टैक्सी बोलता तो केवल ये 10 की बात करता, लेकिन इसने कहा टैक्सी चलाने वाले सभी लोग बताओ। तो सर टैक्सी के गोले में जितने भी आएंगे सब जोड़ देंगे, टैक्सी के गोले में जितने भी आएंगे इन सबको जोड़ दो। तो 25 और 20 45 और 10 55, 55 लोग आएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो देखो हमारा काम क्या होता है, हमारा मेन टारगेट है सर सवाल को पढ़ के ढंग से उसका चित्र बना लिया जाए। अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो सर सवालों का जवाब देना बहुत आसान होता है। तो चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम कुछ आगे के सवालों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28, एक कंपनी में 55% मजदूर चाय पीते हैं, 45% मजदूर कॉफी और 40% मजदूर कोल्ड ड्रिंक, और उनमें से 20% मजदूर चाय और कोल्ड ड्रिंक, और 20% मजदूर कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, और 25% चाय और कॉफी, मतलब ये दो दो कॉमन वाले हैं, पसंद करते हैं। यदि 15% मजदूर ऐसे हैं जो चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक तीनों पसंद करते हैं, तो ऐसे कितने मजदूर हैं जो इन तीनों पेय पदार्थों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो देखो ये जो कॉमन वाला डेटा है वो दिया क्या है, पसंद करने वाले, मतलब ये जो पेय पदार्थ हैं इन पेय पदार्थों को पसंद करने वालों की संख्या दे रखी है। तो सर हम ये अगर हम बात करते हैं, लास्ट में पूछा क्या है, कुछ भी ना पसंद करने वाले पूछे, मतलब ना पसंद करने वालों की टोटल संख्या पूछी है। तो सर ये जो सवाल है इसको हम बिना वेन डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हमने जानते हैं सर फॉर्मूला क्या होता है, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर चाय के लिए मैं टी मान रहा हूँ, चाय के लिए मैं टी यूनियन, और कॉफ़ी के लिए सी यूनियन, और कोल्ड ड्रिंक के लिए भी सी ओ मान ले रहा हूँ, ये हम निकालना है। तो हमें जानते हैं सर चाय पीने वालों की संख्या डायरेक्ट में जोड़ रहा हूँ। देखो चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, 55, तो 55 हम यहाँ रखेंगे, 55 प्लस कॉफ़ी पीने वालों की 45 है, तो 45 हम यहाँ रखेंगे, प्लस कोल्ड ड्रिंक पीने वालों की संख्या 40 है, तो 40 यहाँ रखेंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे,
जो कॉमन वाले होते हैं, दो दो कॉमन वाले, वो माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे कौन सा, 20, 20 और ये 25। तो हम डायरेक्ट इनको कर देते हैं। देखो ये वाला 20 ये पसंद कर रहा है चाय और कोल्ड ड्रिंक, और ये वाले 20 कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, और ये वाले 25 चाय और कॉफ़ी। तो इसका मतलब ये 20 और ये 25 इनको जोड़कर घटाना है। तो सर कितना बनेगा, 20 और 20 40, और ये 20 60 और 5 65, 65 हमको घटाना पड़ेगा। अब हमको एक और चीज़ दे रखी है कि 15% मजदूर ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक तीनों पीते हैं। तो तीनों में जो कॉमन था उसको हम जोड़ते थे। तो हम यहाँ पर सर 15 जोड़कर चलेंगे, बस इसको सॉल्व कर लो। ये क्या निकलेंगे, ये पेय पदार्थों को पसंद करने वाले निकल आएंगे। और हमें कौन से चाहिए, जो पसंद नहीं करते, कुछ भी नहीं पीते हैं। तो ये पीने वाले निकल आएंगे कि सर चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक ये पीने वाले निकल आएंगे। तो जरा इसको सॉल्व करो। तो 65 पहले माइनस करो, 65 देखो 15 ये, और 65 माइनस करते हैं तो पहले इनको ऐड कर लो। 5 और 5 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 2 और 4 6 और 4 10 और 5 15, ये हो गया माइनस ये 65। तो सर इसमें से ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 90%। 90% बचेगा, क्योंकि सर 55 पूरा निकलेगा, 10 और जाएगा 90%। तो सर 90% लोग क्या है, ये कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, ये कुछ ना कुछ पी रहे हैं। हमें कौन से चाहिए सर, हमें चाहिए जो कुछ भी ना पिए। तो सर 90% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो सर कुछ ना पीने वाले कितने होंगे, सर 10% लोग होंगे जो कुछ ना पिएंगे। क्यों, 100% टोटल जनसंख्या, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक में से कुछ ना कुछ तो पीते हैं, लेकिन 10% फिर ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पिएंगे। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस सवाल को हमने किससे कर लिया सर, हमने बिना वेन डायग्राम की सहायता से कर लिया। ऐसे भी ये सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चलो एक काम तुम्हारे लिए है, ये जो सवाल है इस सवाल को वेन डायग्राम की सहायता से तुम करके चेक करो कि आंसर इतना ही आ रहा है, और इससे मैंने कर दिया। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र हॉकी खेलते हैं और 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 11 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 7 छात्र हॉकी तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। 18 तो खेल ही नहीं रहे। आगे है कि 18 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, उन छात्रों का अनुपात ज्ञात करो जो सभी खेल खेलते हैं। मतलब अनुपात ज्ञात करना है ऐसे छात्रों का जो सब खेल, मतलब ऐसे छात्र जो सभी खेल खेलते हैं। तो बीच वाले कॉमन वाले उनका अनुपात बताना है जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो सर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो हमारे पास 3 गेम है यहाँ पर, अगर देखा जाएगा तो यहाँ हमारे पास 3 गेम है, तो हमने 3 ऐसे गोले बना लिए। सर एक है हमारे पास हॉकी, तो हॉकी हमने लिख लिया। दूसरा है सर क्रिकेट, तो सी लिख लिया। और तीसरा है हमारे पास फुटबॉल, तो हमने एफ लिख लिया। अब हम डेटा भरना स्टार्ट करेंगे। देखो टोटल कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। 50 तो कुल छात्र हैं। अब 50 में से कुछ इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर कितने आएंगे, जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। सर इसके बाहर कितने बैठेंगे, जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो सवाल में लास्ट में ये भी लाइन दी थी कि 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। इसका मतलब अगर 50 में से 18 माइनस कर देंगे तो आएगा 32। इसका मतलब है कि सर 32 छात्र ही ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं। तो इसके अंदर जो आएंगे, इन सब के अंदर टोटल मिलाकर 32 छात्र बैठेंगे। अब हम डेटा भरना स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सर 20 छात्र हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी के जो घेरा है उसमें 20 छात्र आएंगे, तथा 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो सर ये क्रिकेट वाला गोला है, इसमें 15 बैठने हैं टोटल। क्रिकेट वाला ये टोटल गोला है, इसमें 15 बैठने हैं। हॉकी वाला जो गोला है इसमें टोटल में 20 बैठने हैं। आगे कह रहा है कि सर 11 छात्र फुटबॉल, इसका मतलब फुटबॉल वाला जो गोला है इसमें 11 लोग बैठाने हैं। अब इसने दिया है कॉमन वाले। कॉमन वाले कितने दे रखा है, यहाँ तक हो गया। 7 छात्र हॉकी तथा क्रिकेट, 7 हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट। देखो ये वाला जो कॉमन वाला पार्ट है इसकी संख्या दे रखी है, ये इस कॉमन वाले की वैल्यू दे रखी है। कितनी है भाई, ये जो कॉमन वाला है। अब इसने केवल शब्द नहीं लगाया तो हम इसको नहीं ले सकते, ये पूरा ही होगा। ये कॉमन वाले की इतने की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितने हैं, 7 हैं। हॉकी और क्रिकेट के बीच में 7 हैं, ठीक है।
ये 7 हो गए। 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल का ये वाला कॉमन वाला हिस्सा है, ये वाला कॉमन, इसमें सर 4 छात्र बैठेंगे, 4 यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं सर, कितना हो गया, 4 ये हो गया। 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, इनके मध्य में ये जो 5 छात्र बैठेंगे, 5 यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। इतना हमने डेटा पढ़ा, आगे पढ़ते हैं। 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, तो 18 तो हमने बाहर रख दिए, माइनस कर दिया, 18 माइनस कर दिए, 32 बैठेंगे इसके अंदर, ठीक है। टोटल इसके अंदर 32 बैठने वाले। तो अब हमें ऐसे अब हमें इसमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है ये वाला, आखिरकार ये जो पोर्शन होगा इसमें कितने लोग होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी होंगे, अभी मानता हूं कि सर इसमें एक्स है, अभी इसमें मानता हूं एक्स है, तो सर एक्स का अनुपात चाहिए, और किससे अनुपात चाहिए, तो हम जानते हैं कि सर एक्स से अनुपात चाहिए किसका, जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो 2 खेल खेलने वाले कितने हैं छात्र, यहाँ पर देखो 2 खेल खेलने वाले छात्रों को अगर देखेंगे तो सर केवल 2 खेल खेलते हैं, तो 2 खेल खेलने वाला एक तो ये वाला एरिया होगा, एक तो ये वाला एरिया होगा, एक सर ये वाला एरिया होगा, केवल 2 खेल खेलने वाले, और एक ये वाला एरिया होगा जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो सर हम यहाँ पर वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, फिर उसको हम रख देंगे यहाँ पर, तीनों को जोड़कर इन तीनों की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे, और इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे, अनुपात निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो हम अगर निकालना चाहते हैं तो अभी वेन डायग्राम से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक काम जानते हैं हम, फॉर्मूला तो जानते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं। इसने एक चीज दे रखी है, ये जो 32 होंगे, 32 कौन से होंगे, ये 32 छात्र हैं, 18 तो बाहर बैठे हैं, 32 छात्र कौन से होंगे सर, 32 ये वाले होंगे, इस बाउंड्री के अंदर वाले होंगे। मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ, ये जो बाउंड्री बना रहा हूँ, देखो बाउंड्री बना रहा हूँ, ये वाली जो बाउंड्री है इसको देखना, 32 छात्र इस बाउंड्री का अंदर बैठे होंगे, मैंने ये डिजाइन कर दिया इस बाउंड्री में। लो ये जो सवाल में दे रखा था सर 18 छात्र तो खेल ही नहीं रहे, तो वो तो बाहर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है इसके अंदर टोटल कितने बैठने हैं, 32 छात्र बैठने हैं। तो ये जो 32 है ना, 32 ये किस चीज की वैल्यू है, ये 32 है, 32 ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एच सी और एफ का यूनियन है, ये है नंबर ऑफ एच यूनियन सी यूनियन एफ, ये है 32। यहाँ समझने वाली बात है सर, इस यूनियन का मतलब क्या होता है, एच सी एफ की जो बाउंड्री है उसके अंदर के टोटल छात्रों की संख्या। तो सर हमें मालूम है सर इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, उससे ये वैल्यू निकालेंगे, और जब ये निकल आएगी फिर हम यहाँ पर भर सकते हैं। अभी अभी तो कुछ नहीं भर सकते, जब तक ये नहीं आएगा तब तक इसमें भरा नहीं जा सकता। तो फिर ये कहाँ से निकलेगा, फॉर्मूला हमें याद है, इसका फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ एच यूनियन सी यूनियन एफ बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ। अब माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एच और इंटरसेक्शन सी, एच सी का कॉमन, अब यहाँ करो माइनस नंबर ऑफ सी और एफ का इंटरसेक्शन, माइनस नंबर ऑफ एफ और एच का इंटरसेक्शन, और प्लस कर देंगे नंबर ऑफ तीनों वाला कॉमन वाला जोड़ देंगे, एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया, ये फॉर्मूला है इतना बड़ा। तो सर इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू तो दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू इसकी दी है 32, तो 32 हम यहाँ रखेंगे बराबर एच, एच नंबर ऑफ एच कितना है 20 है, तो सर 20 यहाँ रखेंगे, प्लस नंबर ऑफ सी कितना है, क्रिकेट वाले में कितने 15, तो 15 यहाँ रख देंगे, प्लस नंबर ऑफ एफ कितना है सर 11, 11 यहाँ रख देंगे, माइनस एन, एच और सी का कॉमन कितना है, एच और सी का कॉमन है 7, तो यहाँ 7 करेंगे, फिर माइनस सी और एफ का कॉमन कितना है, सी और एफ का कॉमन, सी और एफ का कॉमन वाला पार्ट ये 4 था, तो यहाँ 4 रखेंगे, माइनस सी, ये सी और एफ का कॉमन हो गया। अब हाँ एफ और एच का, एच और एफ इन दोनों का कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट है इनका 5, तो इसको 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, और प्लस प्लस होगा ये वाला जो पोर्शन है, हम इसको x मानते हैं डायरेक्ट, हम ऐसे ये नहीं लिख रहे, ये जो है ना, ये इसको हम x मान लेते हैं, x, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी, तो देखो ये कितना हो गया, 7 और 4 11, तो ये 11 खत्म,
5 घट जाएगा इस 15 में से तो 10 बचेगा, 10 ये और 20 ये 30 हो जाएगा। तो 30 जब इधर आएगा तो घट जाएगा 2 आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 2। इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू आ गई 2। तो हमें सर ये समझ में आ गया यहाँ कितना बैठाया जाएगा, यहाँ बैठाया जाएगा, हमें इसको x माना था और यहाँ बैठाया जाएगा 2। ये पता चलेगा सर यहाँ बैठाया जाएगा 2। जब अगर 2 यहाँ पर बैठाओगे, इस वाले पोर्शन में कितना आना है, इस वाले पोर्शन में टोटल आने हैं 7, 2 बैठ चुके हैं तो यहाँ पर कितना होंगे 5। इस वाले पोर्शन में टोटल आने हैं 4, इस वाले पोर्शन में टोटल आने हैं 4, लेकिन 2 बैठ चुके हैं तो यहाँ कितने 2 बैठेंगे। सर इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, सर इस वाले पोर्शन में आने हैं 5, 2 बैठ चुके हैं तो यहाँ पर कर देंगे 3। यहीं से हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। सवाल का जवाब था कि अब मैं इसमें पूछूंगा ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों गेम पसंद करते हैं। तो सर ये 2 छात्र ऐसे हैं जो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों पसंद कर रहे हैं, इनका अनुपात बताना है। तो सर 2 तो हमें आगे रखना है, 2 अनुपात उनके साथ जो केवल 2 गेम पसंद करते हैं। तो सर ये जो 5 हैं ये भी 2 गेम पसंद करते हैं, केवल 2 गेम पसंद करते हैं, हॉकी और क्रिकेट। ये वाले 2 भी केवल 2 गेम पसंद करते हैं, कौन से, क्रिकेट और फुटबॉल। ये वाले 3 ये भी केवल 2 गेम पसंद करते हैं सर, ये हॉकी और फुटबॉल। तो सर इनको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 3 10, तो इसका अनुपात निकलेगा, इससे ही हम काट देंगे तो 1:5 निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बन गया इस सवाल का जवाब। तो देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें क्या सोचना पड़ेगा सर, हमको सोचना क्या पड़ेगा कि हम डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते। हमने चलो डेटा इसमें से पढ़ा बाकी रख लिया, तो लेकिन हम इसको बनाने में कामयाब नहीं थे। लेकिन बनाने में कामयाब नहीं हो तो उसने पहले बोल रखा है कि टोटल छात्र कितने थे 50, 18 छात्र तो खेल ही नहीं रहे, 18 छात्र तो एक भी गेम नहीं खेले, तो वो तो बाहर बैठेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री उसके अंदर केवल 32 बैठेंगे। अब हमें ये थोड़ा अपना दिमाग लगाना था कि सर ये जो 32 है, जो इस 3 वाला फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले में 32 किसका मान होगा। हम जानते हैं सर इस बाउंड्री के अंदर की बात कर रहे हैं, तो बाउंड्री के अंदर का मतलब होता है इनका यूनियन, इन तीनों का यूनियन। इस तीनों के यूनियन का अर्थ होता है कि इन तीनों की बाउंड्री के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी सबकी बात कर रहे हैं। तो 32 का मतलब है ये वाला, बस यही समझना था कि ये जो 32 है वो इसका वैल्यू है, और बाकी तो सब कुछ दिया ही है, फॉर्मूला हमने लगाया, सब कुछ वैल्यू रखी है। एक्स की वैल्यू ये वाली निकाल ली हमने, बीच वाली वैल्यू निकाली 2। जब ये वैल्यू आ चुकी है तो हम जानते हैं सर 7 इस टोटल में आएगा, तो 2 यहाँ हो चुका है तो 5 इधर। सर यहाँ पर इस वाले पोर्शन में 4 आएगा तो 2 इधर हो चुका है तो 2 इधर आ जाएगा। सर इस वाले पोर्शन में यहाँ पर 5 आना है तो लेकिन 2 हो चुका है तो 3 इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया। और हमें रेशियो किसका चाहिए, तीनों गेम खेलने वाले और केवल 2 गेम खेलने वाले। तो 2 का अनुपात, इसका अनुपात निकालना है, तो 2 यहाँ रखो, किसके साथ, इन तीनों के साथ। तो इन तीनों को जोड़कर हमने ये रखा, तो 1:5 आया। सवाल काफ़ी अच्छा है, ध्यान देने वाला है, इसको दिमाग लगाना तुम लोग, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार और थोड़ा सा स्लो स्पीड में देखना, ठीक है भाई, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 30वां क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एन ऑफ ए 30 दिया है, ये 40 दिया है, ये 30 दिया है, और ये सर 10 दिया है, ये इंटरसेक्शन 15 और ये वाला इंटरसेक्शन 5 दिया है, और ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो 10 दिया है। तो सर यूनियन पूछा है, तो यूनियन वाला यही फॉर्मूला लगेगा सर। ये फॉर्मूला लगाने के बाद, वैल्यू रखने के बाद जोड़ना घटाना कर लेना, ये तुम्हारा काम है, इस सवाल को खुद करना, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी इस क्लास में मुझे 2-3 सवाल और बताने, महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस क्लास में आएंगे। लेकिन अगर मैं इसी क्लास में बताऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अगली क्लास एक छोटी सी क्लास होगी, लेकिन उसमें इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।